क्लासेस साहब, अब ये बातें जो उन्होंने की हैं, अब इनका प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है? अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान को पता था कि 9 बजे इन्होंने हमला करना है। ये इमरान खान साहब हम सहाफ़ियों को बता चुके थे, जब उन्होंने बुलाया था उन्होंने बात बताई थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, और बाद में रिपोर्ट भी हुआ था सारा कि राजस्थान से बाकायदा कोई मिसाइल अटैक होने थे, कोई इसराइल के साथ कोई इंडिया की कोलाबोरेशन होनी थी, ये बातें बताई थी उन्होंने सारी। और इसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा जो दोस्त ममालिक थे उनके नोटिस में लेके आए थे। तो ये कोई राज नहीं था कि इंडियन, बल्कि इंडियन तो खुद कह रहे थे, उन्होंने तो पब्लिकली कहा था कि हम भी आप पे अटैक करेंगे। अब इसमें चैलेंज ये था कि फिर आर्मी और पॉलिटिकल क़यादत को क्या करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उन्होंने मैच्योर तरीके से बैठ के, जो दबाव आ रहे थे पाकिस्तान पर डिफरेंट है, आपने इसको थोड़ा सा डीएस्केलेट करना था। तो आपने बैठ के अपोजिशन और हुकूमत को ब्रीफ करना था, आपके फौजी कमांड ने। ये दुनिया भर में एसओपीज तो यही होती हैं। अब जो उन्होंने अल्फाज यूज किए ना याद सादिक साहब ने, अब ये उनके कमेंट हैं, ये उन्होंने एडजेक्टिव लगे हैं कि जनाब टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, डरे हुए थे। अब ये उनके अपने कमेंट है कि जिसने उनको आप कह सकते हैं बड़ा रिलीफ दिया है इंडियंस को, जो पिछले 1.5-2 साल से थोड़े से दबाव में थे, बल्कि थोड़े नहीं बहुत सारे दबाव में थे, उनको तो रिलीफ मिला है कि जनाब कि ये तो पाकिस्तान के इतना बड़ा स्पीकर साहब हैं, तो वो बैठ के इनकी अपनी मोमेंट ऑफ विक्ट्री को सरेंडर बना दिया ना इन्होंने कर दिया। ये बहुत बड़ा ब्लो है, जिससे मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत बड़ी वो डिमोरलाइज भी हुई है, और मतलब फॉर अंडरस्टैंड उसको कहते हैं अंडरस्टैंड बाय रीजन कि हमारा जो उन पे एज था, हम तो ये समझे बैठे थे ना कि हमने बहुत बड़ा जेस्चर दिया है, हमने एक पीस का जेस्चर दिया है। इसमें 3-4 ममालिक इन्वॉल्व थे, बड़ी अच्छी खासी एक अग्रेसिव किस्म की इसमें डिप्लोमेसी हुई है, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हुआ है। आप ऐसे तो नहीं होता कि बंदा उठाए और उसको या मेरे कहने पे आने लाइटर नोट के राउत साहब ने क्योंकि आज रात टीवी शो में कह दिया तो इनको झूठा नहीं होने देना, तो हमने अगले दिन छोड़ देना, मेरी वजह से तो नहीं हो रही थी चीजें। ऑफकोर्स बैकग्राउंड पे बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था जिसको किया। सो याद सादिक साहब को अब उनको कहाँ से हौसला मिला है? उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब का ये देखा है कि जनाब के ये तो यहाँ तक चले गए हैं, ये नेक्स्ट लेवल होता है ना, नेक्स्ट लेवल आपका, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने, मैंने बताया कि तुम लोग यहाँ पे कितने बुज़दिल और हम कितने बहादुर हैं। एक तो मैं समझता हूँ इस पे होगा, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ जो आमिर साहब ने इनकी बात की है ना, मोहम्मद जुबैर साहब की। मेरी कोई ज़्यादा कोई उसमें उनके साथ ना कभी कोई इंटरेक्शन रहा है, बल्कि 2-4 दफ़ा टीवी चैनल में मेरी उनके साथ अच्छी खासी मतलब गर्मी सर्दी हुई है, कोई प्यार मोहब्बत कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे कहने दें 2 लोगों को सर, मैंने उनका सुना है, उनके साथ जो था अरशद के साथ, 2 लोगों ने मुझे हमेशा मिलिट्री के हवाले से ना, जब भी इनकी होती है, इनको मैंने कम्प्लेक्स का शिकार होते नहीं देखा। ओनली 2 पॉलिटिशियंस, ये बराबरी पे उनको डील करते हैं सर, बराबरी पे बात करते हैं। ये इनको अगेन मैं इनका ना उसको क्रिटिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ, जो बात इन्होंने की है ना, किसी सियासतदान में इतनी जरूरत नहीं थी। एक चौधरी साल खां में जरूरत थी, जो मैंने देखी थी। अगेन मेरे चौधरी साहब और आपके मेरे कभी भी कोई अच्छे तल्लुकात नहीं रहे पिछले, कोई मेरा ख्याल है उसके बाद कोई 2007-8 के बाद हम उनके कभी इसमें गुड बुक्स में नहीं रहे। उसकी रीजन है, अब ये क्यों नहीं उनके नीचे लगते, या इन्होंने जो बातें की हैं फौजी खानदान एब्सोल्युटली कि ये खुद जनरल उमर के बेटे, इन्होंने घर में फौजी आते जाते स्टार वगैरह, उनको सलूट अपने वाले साहब को करते, कोई अफसर को उनका करते। सो इन पे ऊपर वो एक वो नहीं, साइकोलॉजिकल दबाव नहीं है जो आम सियासतदान पे होता है कि वो पहले 10 दफा डरता है, उसको 20 दफा सर कहता है, तो उसके बाद वो गुफ्तगू शुरू करता है। हमने तो देखा है उनको, और उसको चौधरी निसार अली खां में भी ये बात थी। इसलिए नवाज शरीफ साहब माजी में आप जब भी देखें फौज के साथ डील करने के लिए चौधरी निसार अली खां को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि चौधरी साहब बैठ के उन पे आके बराबरी की गुफ्तगू करते थे, वो उनके नीचे लग के नहीं बात करते थे। और उनके जाने के बाद आप देखें जरा, उनके चौधरी निसार अली खां के जाने के बाद पार्टी से कितनी बड़ी डिजास्टर है ये पीएमएल नवाज में। मैं चौधरी निसार की बात कर रहा हूँ, आज आपको मुझे पता है उनकी तारीफ पसंद नहीं आ रही होगी, मैं उनसे आज तक तारीफ कर रहा हूँ, उनसे आज दिल पे जरा हाथ रख के आज तक अंदर की बात नहीं बाहर निकली उनकी कि अंदर की उन मीटिंगों में क्या होता था। मैं वही बता रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा बड़ी मेहरबानी, मैं समझो क्योंकि हम दोनों उस पर जरा दिल पे पत्थर रख के तारीफ कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं, जुबैर साहब की भी और ये चौधरी निसार अली खां साहब के। इनके जाने के बाद क्या हुआ पीएमएल नवाज के साथ, इनकी पार्टी में एक बंदा भी नहीं है जो आर्मी चीफ से, DGISI से, बाकी जनरल से बैठ के बराबरी पे बात कर सके और उनको सर ना कहता हो जी मैं ये सारे कहते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जरूरत है कि वो जो आर्मी चीफ को फोन कर रहे थे, भाई हारने को तो चौधरी निसार अली खां साहब भी हार रहे थे। अब जरा करेक्टर को जरा 2 चीजों को डिफाइन करके देखते, हारने को तो चौधरी ये निसार अली खां साहब सीटों से सिवाय एक MP की सारे 8 और लोग कहते हैं उनको भी हराया गया है क्योंकि वो थोड़ा सा इनके उसमें नहीं आते, वो एक अलहदा कहानी। चौधरी निसार अली खां साहब भी तो हार रहे थे ना, 3 सीटों से हारे, वो पॉलिटिक्स से भी बाहर हो गए, असेंबली से भी, तो उन्होंने तो टेलीफोन नहीं किया ना आर्मी चीफ को। अब जरा फर्क देखें, ये थोड़ा सा करेक्टर का फर्क देखें। ख्वाजा साहब ने उठा लिया फोन, और सर जी मैं हार रहे हैं तो कोई मेहरबानी करो। सो चौधरी निसार अली खां साहब को मैं इक्वेट करता हूं, अगर पीएमएल नवाज में कोई उनके बाद मुझे बंदा नजर आ रहा है
कि जिसने आज बड़े कॉन्फिडेंस से बात की है और बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी हैं। बैठना DGISI के साथ बैठना, आर्मी चीफ के साथ बैठना और 7 घंटे बैठना 2 मुलाकातों में और उनके साथ बराबरी पे गुफ्तगू करना, उनके सवालों जवाब को देना। एटलीस्ट वो सम सिविलियन जो मुझे थोड़ा सा हुआ है, नो ऑफेंसेस टू एनी पावरफुल ग्रुप्स के, जो हम इनको वो कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें की वो ठीक कह रही हैं। और जहां तक राज आपने निकालने की बात की कि राज निकला है, ये बेसिकली वहां से ISPR की तरफ से आया है। वो ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब, आप जिनका क्रोनोलॉजी देखें ना आप इवेंट्स, इनको कहां पे गुस्सा आया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जब इनकी मुलाकातें निकली है ना बहर ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्हें TV पे कहा, फिर उसके बाद ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि इनकी जो मैस में आर्मी चीफ से और DGISI से मुलाकातें हुई हैं, उस पर तनकीद शुरू हो गई, TV शोज शुरू हुए और उस पर PM नवाज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू किया। उसके बाद ISPR की तरफ से कहा गया है कि ये भी आए थे, आम आदमी को नहीं पता था, ये जहन में रखिएगा, उन्हें नहीं पता था कि मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। शायद TV पे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह ने बाद में इनको बुलाया है कि आप आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये सारी चीज़ें करें। सो ये लीकेज हुई है ना सर इसकी, जो कि अच्छा हुआ है मेरे ख्याल में, तो अच्छा हुआ है कि चले हमें पता चला है कि सियासतदान मिलते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, नहीं करते हैं। आप अच्छा करना चाह रही हैं, मैं आप तारीफ कर रहे हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। इसका जवाब इसका जवाब भी लेते हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला कहाँ तक जाएगा, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, ये जो है सादिक साहब कह रहे हैं कि मेरी बातों को सयाको सबाक से हटकर बताया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है या उन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज किया? यार सादिक साहब जो है, मैं दरमियान में बड़े मैसेजेस आए हैं कि इनके मतलब कुछ ना कोई, ये छोटी चीज़ नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान की हाईएस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, ज़ाहिर उनका स्टाफ भी बैठा होगा, और अपोजिशन के टॉप लोग बैठे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, इसको वॉर कैबिनेट कहते हैं एक किस्म की। उसमें जंग है, जंग की सूरत हाल में जो है वो जो बताई जा रही हैं उन चीज़ों को, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की आप ये चर्चिल की फिल्में देख लीजिएगा, या उस ज़माने की 25-25 साल बाद वो डिक्लासीफाई हुई हैं, अब जाके फिल्में बन रही हैं कि एक्चुअली वो जो कहा जाता था, चर्चिल साहब भी वहाँ पे डरे हुए थे जब उनको ये कह दिया था कि नॉर्मंडी के वक्त भी वो परेशान थे, और जी वहाँ क्या हुआ था, डनकर्क में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। वो 25 साल बाद हिरोशिमा की पहली तस्वीर जो दुनिया ने देखी, वो 25 साल बाद 1965 में, 20 साल बाद जो है ना, 30 साल के बाद पहली दफ़ा वो छपी। किसी ने वो डोम और देखा नहीं था कि हिरोशिमा में क्या हुआ है, और उसकी वजह से रेडिएशन का लोग अपने अमेरिकन फौजी भी शिकार हो गए। ये अभी कल का वाक़या है, और एक आदमी को एक्सेस मिली हुई है ऑफिशियल जो है मीटिंग के अंदर, इन कैमरा हाईएस्ट लेवल ऑन अ वेरी सेंसिटिव इशू। वो आके हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी टांगें कांप रही थी, इनके वो हो रहे थे, वो आज तक नहीं मानते। आप वो कहें उनके जो है इतने 100 साल हो गए हैं जंगों को ख़त्म हुए हुए, वो अपनी ये नेशनल प्राइड और उस पर नहीं है। तो हमारी एक विक्ट्री का जो मैं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री थी जिसने हमें फील गुड फैक्टर दिया, तो इन्होंने बिल्कुल एक, क्योंकि एक आम आदमी नहीं है ना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा है, एक्स फॉर्मर स्पीकर है, तो वो इनका कुछ ना कुछ इसका, ये सिर्फ इनका अब भी हंस के कह देना ही मैं तो ये क्या, ये नहीं है। इसको बिल्कुल देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसकी लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। हम उसको कबीले में नहीं है जो 1 मिनट में कहें जी इसको गद्दार बना दो, गद्दार नहीं है, बट इसको लीगली देखना चाहिए कि इन्होंने क्या वायलेट किया है। इन्होंने एक बहुत ही इन कैमरा मीटिंग की है, हाईएस्ट लेवल ऑन अ वेरी सीक्रेट एंड सेंसिटिव इशू जो है, उसको इस तरीके से पब्लिक को ट्विस्ट करके बीच में इसके अंदर मैलाफिडी है इनकी या बदनीयती थी या नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों की और किस वक्त की, कि जब बहुत दोबारा ये इंडिया चाइना का वो मसला चल रहा है और हमारी इंडिया की एक टेंशन चल रही है, उस दौरान पे ये जाके इस तरह की बात करें, तो ये छोटी बात नहीं है। दूसरा मैं क्लास साहब से, आप इस पे जरा 1 मिनट से पहले आप इससे मैं क्योंकि जुबैर साहब पे भी जाना चाह रहा हूँ, ओपिनियन देते हैं। जरूर जाएं। इसमें 2-4 चीजें जो आजाद सादिक साहब के बयान को डिफरेंटली देखने की जरूरत है। आपने पूरी वार का नैरेटिव ही बदल दिया है। इवन इंडियन जो है खुद, वो उसके बाद फरवरी लास्ट ईयर के बाद आज कल की डेट तक वो खुद यही समझे बैठे थे कि हमें बहुत बड़ा वहाँ पे वो हुआ, सेटबैक हुआ है, हमारा पायलट पकड़ा गया, हमारा जहाज गिर गया है, हमारे लिए फिर पाकिस्तानी जो प्लेन्स हैं उन्होंने बम्बिंग की है। अगरचे अल्लाह का शुक्र है दोनों साइड से नुकसान नहीं हुआ, बात उस पर बच गई। इन्होंने पूरा वार का नैरेटिव बदला है।
इन्होंने वार की तारीख को बदल के रख दिया। 71 के बाद मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो गुड फील फैक्टर जिसकी आमिर बात कर रहे थे कि एक अवाम को लगा है कि हमारी एयर फोर्स या फोर्स जो है ना वो भी केपेबल है बड़े एक उसके साथ लड़ने के लिए, फौज के साथ लड़ने के लिए। आपने एक बयान जो कि 3 लफ्ज जो है ये तीनों इनकी पर्सनल कमेंट है। एक तो चलो आपने सीक्रेट मीटिंग का बताया, आप उसमें कह सकते वार कैबिनेट अपोजिशन भी है, ठीक है। दूसरा आपने जो अपने कमेंट किए हैं ना कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीने थे, डरे हुए थे। मैं अगली बात कहता हूं, तीसरी एक बात जो खतरनाक कही कि वो कोई वरना इंडिया हमला करने वाला नहीं था। इन्होंने हमें ये बताया हुआ था, इंडियंस ने क्लेम किया इन्होंने कि जी वो हमें ये बताया गया कि जो 9 बजे इंडिया हमला करने वाला है और जो है वो और कोई ऐसा नहीं था। इनकी ये इतला है, इनको कहां से इतला है कि वो इंडिया हमला नहीं करने वाला था। जो इन्होंने कहा कि वो इंडिया हमला नहीं करने वाला था, भाई आपको किसने बताया कि नहीं करने वाला था? फर्ज करें अगर करने वाला था, वो हमारी साइड में देहातों में कहते हैं तार आई थी वो तार आने वाला इनको हिसाब है, तो ये तार का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा अगली उस पे लास्टली जो है, अगर मैं कहता हूँ डरे हुए थे, मान लेते हैं डरे हुए थे, क्या आपका ख्याल है बहादुर लोगों की ये निशानी होती है कि जैसे उसने हिटलर ने बड़ी बहादुरी दिखाई या इन्होंने जैपनीज ने बड़ी बहादुरी दिखाई, पर्ल हार्बर पे अटैक किया, उसके बाद बम खाया और उसके बाद कितने वहां पे लाखों लोग मारे गए। आजकल कहीं भी एटम बम की बात सुने जापानी हाथ बांध के पहुंच जाते हैं कि पैसे भी लें, माल भी लें, खुदा के लिए एटम बम के करीब ना जाएं। अभी तक वहां पे उसके इफेक्ट जो है ना उसमें आ रहे हैं, अभी तक वो उनकी नस्लें उस पर तबाह हो रही हैं। तो डरना चाहिए था। इसके बाद आप उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसमें देख लें, इवन सेकंड वर्ल्ड वार को देख लें, जितने मुमालिक एक दूसरे से लड़े थे, वहां पे वार लड़ी थी अलाइड ने और वर्सेस जो उनकी वहां पे उसके हिटलर की फोर्सेस के साथ हुई, उन्होंने वहां पे अलायंस बनाया है। सर वो वार से इतने खौफजदा हुए, अगर उस वक्त ये डर जाते, उस वक्त ये खौफजदा होते, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट के लिए हुआ था कि ड्यूक को गोली मारी गई, ये योगोस्लाविया के जो उसके गए थे वियना का ड्यूक गया और उसको गोली मारी गई और उसकी क्वीन को, अगर उस वक्त यूरोप डर जाता कि यार के एक दो कत्ल ही हुआ है ना, तो इसके लिए हम जाकर वार नहीं लड़ते, लाखों लोग ना मारे जाते। वर्ल्ड वार सेकंड में अगर यही कुछ करते, थोड़े से डर जाते, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के ना, जो सेकंड वर्ल्ड का बयानिया जो बदला था, जो ब्रिटिश मोराल हुआ था, वो डनकर्क से हुआ था। और डनकर्क से बताया था जी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा रेस्क्यू ही नहीं हुआ जहां से उनकी सारी फौज वरना ब्रिटिश मारी जानी थी। अब वो बता रहे हैं कि सारी रात वो बाथरूम के ऊपर पॉट के ऊपर बैठा हुआ था, फिल्में अब बन रही हैं और वो डरा हुआ था। अब 100 साल बाद बताना कोई और बात है। मेरा ख्याल ये 1-6 महीने बाद वाइज लीडर को डरना चाहिए जंगों से। कोई भी समझदार जिसके दिल में इंसानों के लिए जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह समझे, मतलब ये है कि यहाँ इंडियन पाकिस्तान जंगे लड़ते, बड़े बहादुरी दिखाते, वहां से मोदी साहब दिखाते, इधर से इमरान खान साहब दिखाते, और खुदा ना खासा लाखों लोग मारे जाते, एक दूसरे के शहरों में बम्बार्डमेंट होती, ये जैसे जर्मन ने आके उस पर लंदन में की थी, लोग डिस्प्लेस होते, हंगर है यहाँ पे, लोग मरे। उसके बाद अयाज सादिक साहब के सीने में ठंड पड़नी थी, वाह जी क्या हम बहादुरी। हाँ वार आप पे इंपोज हो जाए, यू हैव टू फाइट इट आउट। अगर वार इंपोज हो जाए, अगर हुक्मरान डर जाए वार से कि नहीं डरनी चाहिए, पीसफुल मींस ले ले, इवन रिट्रीट करना पड़े सम टाइम आपको तारीख में, हिस्ट्री में, तो ये डरना इसको नहीं कहते होते जनाब। सुलह हुदैबिया सबसे बड़ा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सुलह हुदैबिया सबसे बड़ा एक मेरा का रोल मॉडल जिसको लिया जा सकता है कि सम टाइम एनिमीज बिगर, तो आपको थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ता है। सो उनका ये कहना है कि वो डर के जितने बहादुर आप है ना या सादिक साहब, वो भी पूरी कौम जानती है और पूरे लोग जानते हैं, पूरा नैरेटिव बदल के जनाब ये बड़े बहादुर हैं और पूरी कौम जो है, जो लीडरशिप जो है ना, अगर डर गए थे ना, मैं समझता हूँ, फिर कहता हूँ वार इन्होंने टाल दिया ना, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने टाली है, हमारे पॉलिटिशियंस ने टाली है, पूरी पार्लियामेंट ने टाली है। मैं फिर भी इनको सल्यूट करता हूँ कि आपने अच्छा किया, समझदारी दिखाई, आपने इस खित्ते को तबाही से, बर्बादी से बचाया, आपने बहुत अच्छा किया। जो अयाज सादिक साहब ने जो फरमाना था वो अपनी जगह पे आमिर साहब बता रहे हैं क्या लीगल हो सकता है। बाकी जुबैर साहब का मैं पे आना चाहता हूँ, वो भी कोई छोटी ब्रीच नहीं है, वो भी छोटी ब्रीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इस क्लैरिफिकेशन में कहा है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। अगर ऑफ द रिकॉर्ड थी तो आप ये टीवी के कैमरों में आके उसकी डिटेल्स क्यों बता रही हैं? DGISPR ने बड़ा ब्रीफ सा एक कमेंट दिया कि जनाब इस हवाले से है, जो कि मेरा नहीं ख्याल है वो ब्रीच उसकी टूटती थी ऑफ द रिकॉर्ड की। इन्होंने जो तफसीलात बतानी चाहिए और उसके दौरान में जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे DG उस पर कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और अंदर की जो तफसीलात के माल रोड पे मैं नहीं आने दूंगा और ये जो बातें हैं ये भी छोटी नहीं है। बाकी चौधरी निसार से आप कंपैरिजन कर रहे थे, चौधरी निसार को ये क्रेडिट दें, मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, कि वो
ब्रिज बने हमेशा। वो नवाज शरीफ का हमेशा इसलिए खराबी इसलिए हुई कि चौधरी निसार नहीं था, अभी भी वो ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे थे। इनकी जब जब हुकूमत की लड़ाई वो होती थी तो वो ब्रिज वही होते थे कि उनको पता भी था, आर्मी बैकग्राउंड से आए थे और ये बातचीत करनी थी, अंदर की बात कभी आज तक उनके अपने कभी बाहर नहीं निकली है। ये डेमोलिशन स्क्वाड है। ये ब्रिज बने में भी जो है ना, जो वो तरले खुद तरले कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब और नवाज शरीफ साहब ये पैगाम आ रहे थे कि जनाब डायलॉग बड़ा जरूरी है, दारों के साथ वो करना है। इन्होंने वो ब्रिज ढा दिया है, इन्होंने तो वो उसको डेमोलिशन स्क्वाड है ये वाला। तो ये मैं बिल्कुल नहीं करता कि ये चौधरी निसार वाली वो वाली चीज है। इनकी भी ब्रीच छोटी, ये भी जवाब देने पड़ेंगे। जो जुबैर साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं ना, इसके भी किसी ना किसी का जवाब आना चाहिए। ठीक है, जुबैर साहब, मैंने पहले कहा कि मेरी उनके साथ कई बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं। बात यह है कि उनकी अगर गुफ्तगू हुई है, जब सारी चीजें अगर अरशद तक पहुंच गई हैं, तो फिर उन्होंने भी क्लैरिफाई कर, फिर कहीं से ब्रीच, उधर से भी चीजें कहीं और से भी ब्रीच हो सकती हैं। ये खैर उसका जर्नलिस्ट का क्रेडिट होता है कि वो खबर निकाल ले, लेकिन इतना भी मेरा ख्याल है जुबैर साहब को ना रगड़ दें कि क्योंकि वो अगेन जुबैर साहब सारा झूठ बोल रहे हैं, सारी गलत बयानी वो कर रहे हैं। तो जिन्होंने इनवाइट किया, होस्ट किया, 7 घंटे मुलाकात की, तो वो सवाल तो उन्होंने भी बड़ा जेन्युइन किया। जरा उनसे भी बात कर ली जाए कि आपने क्यों आने दिया, मुझे क्यों एंट्री दे दी गेट नंबर 4 से ना।